हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आपके जनरल स्टडीज़ का मैं अध्ययन करा रहा हूँ। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डे 37। जी हाँ, यानी 36 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। और अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोज़ को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप ये जानते हैं शाम को 7 बजे आपको पर डे यही जो है इसी चैनल पर वीडियो मिलती है, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में आयोजित परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के क्वेश्चंस का इसमें कलेक्शन रखा है। और इसको हमने जीआईसी अल्टीग्रेड 2018 के पैटर्न पर बनाया। या आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने रखा है। आप जानते हैं इसमें मैंने वो सारे सब्जेक्ट शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम्स में हैं, मैथ को छोड़ करके। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाए पीडीएफ के फॉर्म में, तो हमारा एक ग्रुप है। ये इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, मतलब ये नंबर है आपका। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखा है उस ग्रुप का। उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं वीडियो के बाद आपको पीडीएफ भेज देता हूं और इसके साथ साथ अन्य जो इंपॉर्टेंट मैटर भी होते हैं वो भी आपको वहां पर मिलेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ आप जानते हैं कि 3 दिन मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। 3 दिन जो है जीएस का जो है टॉपिक वाइज मैटर चलता है। और 6 दिन के बाद यानी 7वें दिन संडे को आपका टेस्ट लिया जाता है इन्हीं से, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। आगे मैं प्लान कर रहा हूँ आपकी करंट अफेयर्स को लेकर के। करंट अफेयर बहुत जल्द आपको जो है उसी ग्रुप में मिलने लगेंगे रेगुलर बेस पर डेली। ठीक है, तो ये है आपके जो है जीएस की तैयारी का फुल प्लान। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता था? यहाँ पर विकल्प है केरल, पश्चिम बंगाल, सर्विसेज और कर्नाटक। तो इसमें सही विकल्प आपको बताना, सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है भैया बी, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 78th जो राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर जीता था। किसको हराकर जीता था? केरल को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका करंट अफेयर का है, क्योंकि इसका बहुत डिमांड आप लोगों की आती है कि सर करंट अफेयर भी कराएं। तो मैं रेगुलर तो शामिल कर ही रहा हूं, लेकिन अब आपको ग्रुप में भी मिलेंगे मैटर। ठीक है, उसका मैं पूरा प्लान कर रहा हूं। अब इसमें देखें थोड़ा सा, पश्चिम बंगाल ने रिकॉर्ड 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीता है। इस टूर्नामेंट में शीर्ष गोल स्कोरर जो है 12 गोल पश्चिम बंगाल के रोबी हंसदा साहब थे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत साहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है बृहत संहिता, दूसरा है महाभारत, तीसरा है रामायण, चौथा है मनुस्मृति। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है बी, महाभारत। जी हाँ, तो महाभारत को सत साहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण की जो रचयिता है उनको जो है जिन्होंने रचना किया उनको महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है, मनुस्मृति के रचयिता कौन है? ये मनु जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी? भैया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है आर्यभट्ट, दूसरा है पिंगल, तीसरा है गार्गी, चौथा है भास्कर। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसको मैंने अलग अलग जगहों से इसके आंसर को देखने का, वेरीफाई करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें जो आयोग ने आंसर माना है वो भैया है पिंगल। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप कई अन्य जगहों पर आपको जानकारी ये भी मिलेगी कि ये जो है इसका जो सही आंसर है वो आर्यभट्ट है। ठीक है, परंतु जो आयोग ने अभी यूपी SSC की एक परीक्षा हुई थी उसमें भी पिंगल ही सही आंसर माना था। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आयोग माने उसी को आप मानिए। कई जगहों पर आर्यभट्ट दिया हुआ है, मैं इससे नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जो आयोग ने सही आंसर माना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको क्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर छंद सूत्रम पिंगल द्वारा रचित छंद का मूल ग्रंथ है। ठीक है, और ये पिंगल जी जो है भारतीय गणितज्ञ पिंगल ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, इसमें जो है पास्कल त्रिभुज, द्विआधारी संख्या और द्विपद प्रमेय का इन्होंने उल्लेख भी किया है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्वेश्चंस और ये वीडियोज बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं। तो आप इनको लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। ठीक है, जो आपके दोस्त तैयारी करते हैं उनसे ज़रूर करें। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका हमारे प्रति प्रेम ही है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। उसके साथ साथ अभी हाइप ना किए हों तो ज़रूर कर दें यार। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को कहना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, बट मैं जानता हूँ चूँकि मेहनत हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है बाबा फरीद, तीसरा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और चौथा है शेख मुइनुद्दीन औलिया। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए भी ऐसा कहता हूँ कि यार देखो आपके क्वेश्चंस जो है ना
आप चाहे अगर मान लीजिए कहीं से आपने कोई बैच लेकर पढ़ भी रहे हैं तो भी आपको टेस्ट करना है, तो इससे बेहतर टेस्ट क्या मिलेगा? आप जरा सोच के देखिए। आपकी जीएस की तैयारी अगर आपको आधे घंटे के वीडियोज में अच्छी हो जा रही है तो क्या है, इससे अच्छा आपका क्या होता? आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके जीएस के लिए एक बेहतर प्लान चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता मत करें, पढ़ते रहें और यहाँ पर आप अपने दोस्तों को भी इसका लाभ दें। इसमें बताइए आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है भैया डी, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। तो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया जिनको जो है महबूब ए इलाही कहा जाता था। ठीक है, और बाबा फरीद के शिष्य ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया। ठीक है, ये किसके शिष्य थे? जो है शेख निजामुद्दीन औलिया साहब जो है बाबा फरीद के शिष्य थे और इन्होंने एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया जिसका केंद्र बदायूं था। कहाँ था? बदायूं। ठीक है, और प्रसिद्ध फारसी कवि जो अमीर खुसरो साहब थे इन्हीं के शिष्य थे। किनके? इन्हीं शेख निजामुद्दीन औलिया साहब के। ठीक है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल देखा, यानी 7 सुल्तानों के शासनकाल को इन्होंने देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विकल्प सही होता है डी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, ध्यान से समझिएगा भैया। 4 विकल्प है, अनवर ए सुहेल, रज्मनामा और हस्तबहिष्त आयार दानिश। ठीक है, रज्मनामा सही विकल्प है, यानी अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, संस्कृत पुस्तकों का उसने क्या किया? फारसी में अनुवाद कराया था। अब फारसी अनुवाद में अबुल फजल फैजी के नेतृत्व में किया गया था। तो महाभारत का जो फारसी नाम था वो रज्मनामा था। क्या नाम था? रज्मनामा। ठीक है, अनुवादक इसके नकीब खां और बदायूनी मोहम्मद शायरी थे। ठीक है, अगर हम बात करें रामायण का, तो रामायण का अनुवाद इन्होंने 1589 ईस्वी में बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने। ठीक है, और अगर हम इस पंचतंत्र की बात करें, ये अनवर ए सुहेल जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो पहला विकल्प है जोनाथन डंकन, दूसरा है विलियम जोन्स, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा है चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना, सही विकल्प है बी, विलियम जोन्स। ये देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आप जानते हैं क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए जो है आप इनको रेगुलर देखें, नियमित तौर पर वीडियोज को देखें, पीडीएफ से रिवीजन करें। ज्वाइन ना किया हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। आप देखिए यहाँ पर भैया, जो इसका सही विकल्प क्या है? विलियम जोन्स था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और स्थान इसका क्या था? कोलकाता, फोर्ट विलियम। ठीक है, और उद्देश्य क्या था? पाश्चात्य अध्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है, स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्मविहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्यविहीन राजनीति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर तो आप देख रहे हैं धर्मविहीन राज्यविहीन, ये तो अपने आप में लग रहा है कि ये गांधी जी तो कह ही नहीं सकते हैं। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था क्या? जन कल्याण के लिए सक्रियता। तो यहाँ पर तो ऑप्शन से ही समझ में आ गया कि कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो अब देखें ध्यान से। गांधी जी ने कहा कि मैं धार्मिक पुरुष का जामा पहने हुए राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, बल्कि एक धार्मिक पुरुष हूँ। ठीक है, उन्होंने राजनीति में केवल इसलिए प्रवेश किया क्योंकि उन्हें मनुष्य मात्र की गहरी चिंता थी। ठीक है, उनके लिए राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, रविंद्र टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ठीक है, 1913, 1920, 1922, 1936। सही विकल्प आपको बताना भैया, सही विकल्प है 1913 में। ठीक है, किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को साहित्य का नोबेल दिया गया था 1913। उनकी साहित्य जो एक रचना थी जिसका नाम क्या था? गीतांजलि। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, माता का नाम शारदा देवी था। इनकी जो रचना और अन्य जो प्रमुख रचनाएं थी, जैसे गोरा एक उपन्यास थी और गीतांजलि एक काव्य संग्रह है। ठीक है, तो इनका जो है हमारे भारतीय इतिहास में और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य।
तो भैया जानते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक है। ये चौथा विकल्प सही नहीं है। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना व राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट दिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में उल्लेखित है कि समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द उल्लेखित है, बल्कि साम्यवादी राज्य हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा भैया क्वेश्चन को। देखो जो प्रधानमंत्री बनता है उसके लिए या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो बहुत लोग, जैसे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जो कि लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन ऐसे थे कि जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। तो देवगौड़ा, आई.जी. गुजराल और चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह। तो आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे, आई.जी. गुजराल भी राज्यसभा के सदस्य थे अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, देवगौड़ा साहब भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो चंद्रशेखर है। ठीक है, आप जानते हैं कि चंद्रशेखर एक बहुत ही महान और गरीबों के मसीहा के रूप में उनको जाना जाता है, और बहुत मतलब जमीनी स्तर के नेता थे, हमारे यही उत्तर प्रदेश के बलिया के थे। ठीक है, चंद्रशेखर अपनी साहब जो है प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, और 9वें प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल जो था ज़्यादा समय तक के लिए प्रधानमंत्री तो नहीं रह सके थे, लेकिन 10 नवंबर 1990 से 1 जून 1991 के आसपास तक ये जो है इस पद को सुशोभित किए, और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनका बलिया था, और ये 1977 से लगातार 8 बार विजयी हुए थे। ठीक है, तो और केवल 1984 में पराजित हुए थे, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? आपको बताना, संविधान का अनुच्छेद 170, 169, 168, 167। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भैया देखते रहे यहाँ पर, इसीलिए इसको मेंशन कर दिया जाता है, जिससे आप ये समझे कि क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है। ठीक है, रेगुलर अगर आप तैयारी करते रहे, आप देखना, आपके एग्ज़ाम तक जो 6 विषय के एग्ज़ाम होने वो तो हो ही जाने हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपके लेक्चरर का हो, आपके एलटी ग्रेड का हो, सब जनवरी फरवरी के आसपास एग्जाम होंगे, तब तक हम लोग 120-30 लेक्चर ले चुके होंगे, और उतने में आपके कम से कम जो है 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन हो जाएगा। आप सोचिए, क्या 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन में आपके 15-20 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, नहीं तैयार होंगे? बस करना कुछ नहीं, प्रेशर नहीं लेना है, रेगुलर तौर पर वीडियोज़ को देखते जाइए, 30-30 क्वेश्चन का डेली देखते जाइए। पीडीएफ को आप जो है हफ्ते में 1 बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए, अब 10-15-20 मिनट का समय निकाल करके। ठीक है, और उसके बाद आप टेस्ट के लिए तैयार होते रहिए, बस अपने विषय पर फोकस करो, काम हो जाएगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया, जो सही विकल्प है वो है अनुच्छेद 169। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा भैया, बात हो रही है किसकी? विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान। तो अनुच्छेद 169 के में ये है क्या, राज्य में विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति का प्रावधान किया गया। अगर हम बात करें 168 की, तो 168 में राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद अस्तित्व में है, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो विकल्प सही होता है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, नौकरशाही का कौन सा मॉडल इस समय भारत में विद्यमान है? वचनबद्ध नौकरशाही, पूर्णतया राजनीतिकृत नौकरशाही, अर्ध राजनीतिकृत नौकरशाही, राजविहीन नौकरशाही। तो यहाँ पर भैया आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया आपका सी, अर्ध राजनीतिकृत नौकरशाही, जो बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में विद्यमान मॉडल जो है अर्ध राजनीतिकृत नौकरशाही है। प्रशासन सरकार की नीतियों, कानूनों, नियमों व निर्णयों के अनुसार जो है कार्य करता है। राजनीतिक कार्यकारिणी केवल कार्यों का मार्गदर्शन, नियंत्रण या व जो है पर्यवेक्षण करती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा भैया, यहाँ पर बात हो रही थी किसकी? नौकरशाही का कौन सा मॉडल इस समय भारत में विद्यमान है? तो ये है अर्ध राजनीतिक नौकरशाही मॉडल, क्योंकि जानते हैं आप कि भारत में जो है कार्य कौन करता है? प्रशासन, IAS IPS और जो है ये सब करते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक कार्यकारिणियाँ हैं, जैसे सरकार है और विधायक, सांसद और मंत्री, ये क्या करते हैं? कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं, नियंत्रण भी रखते हैं और उसका पर्यवेक्षण भी करते हैं। ठीक है, लेकिन करवाता कौन है? करवाते प्रशासनिक लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो सही विकल्प भैया उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश।
ठीक है, आप जानते हैं थारू जनजात उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और मुख्य रूप से नैनीताल से गोरखपुर तक का तराई क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि ये नैनीताल वाला क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है, ये आपके उत्तराखंड में है और गोरखपुर अपने यूपी में है। ठीक है, और जो है यहाँ पर इनके अंदर जो एक विशेषता है जो इस जनजातियों की, संयुक्त परिवार प्रथा। कुछ परिवारों में 500 तक सदस्य हैं। ये लोग जल्दी अपनों से अलग नहीं होते, जैसे आज के समाज में कहा है भैया शादी हुई नहीं कि दो लोग अलग। ठीक है, तो इनके यहाँ ये प्रथा है। इस जनजात की खूबसूरती है कि इकट्ठा होकर रहते हैं, 500 लोगों का परिवार हो जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखिए भैया, इस टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए रखता हूँ कि एक साथ में 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जनजाति है और यहाँ पर प्रदेश है, तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति कौन से प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन यहाँ सही सुमेलित नहीं आपसे पूछा गया। तो ऐसा आपको बताना है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती। तो कौंध उड़ीसा बताया गया, टोडा असम में बताया गया, गोंड आंध्र प्रदेश में, मुंडा झारखंड में। तो ये आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा जो जनजाति थी झारखंड की, तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं। आप अगर देखें तो इसका जो सही विकल्प है वो है टोडा असोम। ठीक है भैया, तो टोडा जो जनजाति है वो असोम में नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। और कौंध जो है उड़ीसा में पाई जाती है। गोंड जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा, कौंध जो है उड़ीसा में, टोंडा तमिलनाडु में, गोंड जो है आंध्र प्रदेश में और मुंडा झारखंड में। लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर है भैया, माउंट निम्बा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में से किन देशों में स्थित है। नामीबिया और अंगोला, नामीबिया और बोत्सवाना, नाइजीरिया और नाइजर, गिनी और आइवरी कोस्ट। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, गिनी और आइवरी कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा भैया, आइवरी कोस्ट जो है पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमाएं गिनी, लाइबेरिया, माले, घाना, बुर्किना फासो से मिलती है। ठीक है, और ये माउंट निम्बा गिनी और आइवरी कोस्ट के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भैया सूची 1 और सूची 2। ठीक है, सुमेलित कीजिए दिए गए कूट के अनुसार। ये केंद्र है भैया यहाँ पर और ये उद्योग है। तो ओसाका, सिगार, डेट्रॉयट, पोत, ये सब दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कूट 4 3 2 1 4 3 2 3 4 1 2 1 2 3 4 2 1 4 3। तो इसमें सही आपको कूट करना है। इसमें जो कूट सही है वो आपका है भैया ए, यानी 3 4 1 2। ठीक है, 3 फिर 4 फिर उसके बाद 1 फिर उसके बाद 2। ठीक है, ओसाका जो कि सूती वस्त्र का जो है उद्योग केंद्र है और डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है, क्यूबा सिगार के लिए। ठीक है, और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। तो इस तरीके से आपका एक विकल्प के साथ, एक क्वेश्चन के साथ कई जो है क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लें। निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहला विकल्प है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या। ठीक है, तो सही विकल्प है भैया डी, यानी पोषण स्तरों की कम संख्या। ध्यान से समझिएगा बात क्या हो रही है, एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन नहीं है, पोषण स्तरों की कम संख्या। बाकी ये तीनों विकल्प चाहे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आय, ये सब जो है उत्तरदायी हैं। ध्यान से समझिएगा भैया। ठीक है, लेकिन ये उत्तरदायी नहीं है। और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब, 22 मई को। कब, 22 मई को। किसके द्वारा घोषित किया, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। 4 विकल्प है, केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की, केवल बाउंडरों की, उपरोक्त सभी की। तो सही विकल्प है भैया चौथा, उपरोक्त सभी की। ध्यान से समझिएगा। देखो, क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन देखा गया है। जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रचंड तूफान, बर्फ एवं हिम में कमी, वर्षा एवं हिमपात के पैटर्न में बदलाव, चक्रवात व बाउंडरों की बारंबारता व प्रचंडता में वृद्धि। ठीक भैया, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रगामी एवं अंदर, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी अंदर और अप्रगामी अनुप्रस्थ। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी,
भैया अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ, एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। यदि तरंग संचरण के दौरान माध्यम के घटक तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करें तो उसको क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस तनावयुक्त डोरियों व द्रव्य की सतह पर उत्पन्न होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम, प्लूटोनियम। तो सही विकल्प है भैया सी, किसका? कैल्शियम का। ठीक है, तो यूरेनियम, थोरियम एवं प्लूटोनियम नाभिकीय ईंधन है। कैल्शियम जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कैल्शियम हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, दूध पीते हैं तो उसमें से कैल्शियम मिलता है। ठीक है, यह एक गैर रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, इसलिए नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, इसमें है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत। भैया ध्यान से समझिएगा कितना होता है? 1%, 5%, 0%, इनमें से कोई नहीं। नाम तो भैया जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें चांदी का परसेंट पूछ रहा कितना है। तो इसका जो सही विकल्प भैया वो है 0। नाम के लिए सिर्फ चांदी है, ध्यान से समझिएगा। 0%। जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें तांबा 60% प्लस जस्ता 20% और 20% निकिल, और चांदी की मात्रा 0 होती है। ठीक भैया, तो कोई जर्मन सिल्वर कह के चांदी मतलब चांदी समझ करके मत ले लेना, नहीं तो भाई धोखा हो जाएगा। बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। दो न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं, खाई मतलब गैप को क्या कहते हैं? एक्सॉन और डेंड्राइट, साइनेप्स, एम्पल्स। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो साइनेप्स है। क्या विकल्प सही है? साइनेप्स। ठीक है, इसे न्यूरोनल जंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोनल जंक्शन। ठीक है, यही से सूचना एवं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है। न्यूरॉन और मांसपेशी कोशिकाओं के बीच का अंतर स्नायु पेशीय जोड़ कहलाता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, लौह यानी लोहा यानी है मतलब आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो कौन? वर्णांता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। तो यहाँ पर सही विकल्प भैया रक्तहीनता, खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, लौह की कमी से रक्तहीनता यानी एनीमिया हो जाएगा। शरीर में प्रतिदिन जो है आवश्यकता होती है 12 मिलीग्राम की आयरन की। ठीक है, इसका स्रोत जो है मांस, अंडे, फल, जो फल होते हैं, अनाज, हरी सब्जियाँ। ठीक है, तो फिर ये सब आप लोगों को खाते रहना चाहिए। लौह हीमोग्लोबिन व साइटोक्रोम एंजाइम का प्रमुख घटक है। कौन? लौह यानी आयरन। आयरन जो है हीमोग्लोबिन व साइटोक्रोम एंजाइम का प्रमुख घटक है। और जो अन्य रोग है जैसे वर्णांतता, वो किसकी वजह से होता है? वो अनुवांशिक होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तपेदिक एक संक्रामक जीवाणु रोग है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उस विश्व प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्होंने लगभग 3 दशक तक लकवा ग्रसित होते हुए भी शून्य गुरुत्वाकर्षण की उड़ान यानी फ्लाइट 2007 में की थी। ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंस, चेरी से, अब्दुस शालीम और मोहम्मद एल राडेल। तो सही विकल्प है भाई स्टीफन हॉकिंस, जो ब्रिटिश अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इनका योगदान यह भी था कि ब्लैक होल व बिग बैंग सिद्धांत की समझ दिया था। और उसके बाद प्रसिद्ध इनकी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम था। और 2007 में लकवा ग्रसित होने के बावजूद शून्य गुरुत्वाकर्षण उड़ान दी थी। ठीक है भैया, ये ध्यान से समझिएगा कि आदमी के अंदर इच्छा शक्ति हो तो हाथ पैर की क्या ही ज़रूरत है। इसलिए पूरी इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करिए। आप भी देखो ये लोग लकवा होकर के क्या से क्या कर गए, हमें आपको तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सूचना का राजपथ कहते हैं ईमेल, पेजर, सेल्युलर फोन, इंटरनेट। तो भैया राजपथ है कौन? इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट नहीं तो हम लोग सब एकदम ब्लैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है। और 1969 ईस्वी में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट के लगभग जो है आविष्कार 1970 के दशक में इसका खोज किया गया था। यह वैश्विक नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट पर का आधारित है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? तो सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक, संयुक्त रूप से सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है सी, कौन? वाणिज्यिक बैंक। ठीक, कमर्शियल बैंक। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कृषि साख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सनराइज उद्योग से तात्पर्य
क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, भारी उद्योग, कृषि निर्यात उद्योग, वस्त्र एवं परिधान उद्योग। तो सनराइज का मतलब होता है उभरता हुआ यानी उदय होना। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प सही है वो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें जो शामिल है सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, ज्ञान आधारित उद्योग। ठीक है, ये एक मतलब राइजिंग उद्योग है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प है भैया डी, क्या? उपरोक्त सभी। ध्यान से समझिएगा भैया, यहाँ पर मानव पूंजी में निवेश से क्या होता है? संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास। इसलिए ये जो तीनों विकल्प हैं ये सही है, यानी उपरोक्त सही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है कहाँ? बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में, जालौन में। तो सही विकल्प है भैया जालौन में हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हस्त निर्मित कागज उद्योग मथुरा, जालौन, ये दो जगह पर होता है। जालौन में कालपी जगह है एक, वहाँ पर। ठीक है, तो कागज लुगदी उद्योग कहाँ पर है? सहारनपुर में है। अन्य कागज उद्योग केंद्र जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव, संत कबीर नगर। ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश से स्पेशल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चार विकल्प है, सिंगापुर, विशाखापट्टनम, बैंकॉक, कोलंबो। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन भैया, इसमें आपको बताना है सही क्या है। तो सही विकल्प है आपका ए, कहाँ? सिंगापुर में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, 6 से 8 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025 का आयोजन चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में हुआ। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र की अग्रणी नौसेना व समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज INS किल्टान ने भाग लिया। इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। और अभी अगर आपने पुराने वीडियोज को ना देखा हो तो उनको ज़रूर देखिए, और अभी अगर आपने PDF ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो उसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उनको देख लीजिएगा। और फिलहाल अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ना किए हो तो सब कर लीजिए भैया। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।